got insurance exams such as IBPS PO, SBI PO, and LIC AAO? Are you confused about what to study and from where? Look no further, you're in the right place. Practice Mock, your one-stop solution for all banking and government exams. Here we provide everything you need. 5,000 plus mock tests, video courses, PDF courses, and interview courses. You can also access free topic-wise quizzes, mini mocks, and current affairs PDFs. Get ahead of the competition by practicing 20,000 plus questions in our PDF course. Our high-quality mock tests will give you the real exam experience and help you analyze your performance. Strengthen your foundation with our video courses and join the league of thousands of successful candidates. Visit www.practicemock.com or scan the QR code to download our app from the Play Store and start your journey to success. Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज हम गवर्नमेंट के जो टैक्स कलेक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि जितने एक्सपेक्टेशंस थी उससे कितना ज़्यादा या कम टैक्स कलेक्शन हुआ है और उसके आगे फिर क्या उसके इम्पैक्ट्स हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस है हमारी कंट्री के लिए कि अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SBI PO इंटरव्यू, तो हमने अभी लॉन्च किया है SBI PO इंटरव्यू कोर्स, जिसमें आपको मिलेंगे 2 मॉक इंटरव्यूज़, वन विद PM एक्सपर्ट्स एंड द अदर विद एक्स इंटरव्यू पैनल मेंबर ऑफ SBI। तो आपको अपना बायोडाटा अपलोड करना है इस कोर्स में एंड यू विल ऑल्सो गेट बैंकिंग अवेयरनेस सेशंस रिकॉर्डेड एंड लाइव, यू विल गेट जनरल अवेयरनेस सेशंस। तो ये सब आपकी हेल्प के लिए है एंड ताकि आप एक ओवरऑल जो है प्रिपरेशन कर पाएँ। साथ ही साथ जो ग्रुप एक्सरसाइज है वो भी कंडक्ट की जाएगी ताकि वो उसमें भी आप जो है कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट कर पाएँ एक्चुअल इंटरव्यू में। ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू आवर एडिटोरियल। ओके, एंड अभी जैसा आपको पता है कि हर ट्यूसडे, यानी आज भी आप दे सकते हैं मॉक। हर ट्यूसडे 5 बजे लाइव मॉक होता है अवेलेबल प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट और ऐप पे, वहाँ आपको अटेम्प्ट करना है। जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होते हैं उनका मॉक अवेलेबल होता है, तो अभी NICL AO आ रहा है तो उसका मॉक अवेलेबल होगा और ये वेडनेसडे 10 PM यानी कि कल 10 PM तक अवेलेबल रहेगा और फिर थर्सडे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हर वीक आप एक मॉक अटेम्प्ट कीजिए, देखिए आपकी कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही हैं और फिर बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं, उनसे अपनी जो है परफॉर्मेंस कंपेयर करके देखिए, क्योंकि रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है और ये देखना ज़रूरी है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं कंपटीशन में। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो चेक आवर PM प्रैक्टिस प्रो कोर्स। ओके, चलो तो अब हम बात कर रहे हैं रोबस्ट रेवेन्यूज़ की। रोबस्ट क्या होता है? जो स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यूज़ यानी कि टाइटल से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है, जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, तो उसी के ऊपर ही एडिटोरियल है। तो आपको क्या करना है, पूरा जो एडिटोरियल वो रीड करना है, जितना आपको समझ में आता है कोशिश करना है समझने की, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। कई बार होता है काफ़ी लोगों को जो फाइनेंस से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें काफ़ी डेटा दिया होता है, तो कई बार उसमें चैलेंजेस फेस करते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि उसको रीड किया जाए, ठीक है, समझने की कोशिश की जाए। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो आपको समझने की कोशिश करनी है एक एक पॉइंट, ठीक है। धीरे धीरे करके जितने ज़्यादा आप इस टाइप के आर्टिकल्स रीड करने लगेंगे, आप अपने आप एक कंफर्ट लेवल पे आ जाएंगे और फिर ईजिली समझ पाएंगे। तो आपको सेशन को पॉज करके पूरा एडिटोरियल खुद रीड करना है, फिर मेरे साथ रीड करना है, ठीक है। पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, 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 ओके। तो द हिंदू का एडिटोरियल है एंड हमें एक वर्ड गिवन है पैसेज में, वो है मल, और हमें उसका क्लोजेस्ट वर्ड जो है वो फाइंड करना है। तो रिपील, म्यूज, रिफ्लेक्ट, एज्यूम एंड स्पर, ये 5 वर्ड्स गिवन है, आपको अपना आंसर मार्क करना है। पैसेज डिस्कस करने के बाद हम इसका आंसर देखेंगे। ओके, चलो तो अब हम चलते हैं पैसेज के बिगिनिंग में।
ठीक है। सो विद अ लिटिल क्वार्टर विद लिटिल अंडर अ क्वार्टर लेफ्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? अप्रैल से लेके मार्च तक, ठीक है, अप्रैल से मार्च तक। तो जो ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 शुरू कब हुआ था? अप्रैल 2023 में, और ख़त्म कब होगा? इस साल मार्च 2024 में, ठीक है। तो क्वार्टर्स यानी कि एक साल 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड है, तो लास्ट क्वार्टर चल रहा है, जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। तो द गवर्नमेंट हैज़ मेट नियरली 81% ऑफ इट्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन टारगेट, ठीक है। तो जितना टारगेट सेट किया था गवर्नमेंट ने पूरे साल का, उसका 81% टैक्स कलेक्ट हो चुका है, यानी कि 75% के अराउंड अभी टाइम निकला है, लेकिन 81% जो है टारगेट का टैक्स कलेक्शन हो चुका है। एट 14.7 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स इनफ्लोज नेट ऑफ रिफंड्स एज ऑफ जनवरी 10 वर 19.4% हायर दैन अ ईयर अगो। तो अब यहाँ पर देखो कि 14.7 लाख करोड़ का जो है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है। नेट ऑफ रिफंड्स मतलब कि जब जो रिफंड हो जाते हैं इनकम टैक्स रिफंड्स के बाद जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो है 14.7 लाख करोड़। 10 जनवरी का ये डेटा हमारे पास है, और वो कितना है? 19.4% हायर है लास्ट ईयर जो जनवरी में जितना कलेक्ट हुआ था डायरेक्ट टैक्स उससे। तो ये एक सिग्निफिकेंट जंप है इस साल, ठीक है। इकोनॉमिस्ट बिलीव द एक्सचेकर्स नेट डायरेक्ट टैक्स किटी will end up surpassing the budget estimate of 17.2 lakh crore by about a lakh crore, if not more, with the full year growth settling at around 18%. तो यहाँ पर अब इकोनॉमिस्ट का क्या मानना है कि एक्सचेकर क्या होता है? ये हम कहते हैं कि जो ट्रेजरी होती है, या कहें कि जो गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस होते हैं वो मैनेज करते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं। तो एक्सचेकर का मतलब ये समझो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस हैं, तो उसमें जो नेट डायरेक्ट टैक्स मतलब कि रिफंड्स के बाद जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो किटी होता है पूल ऑफ मनी, जहाँ पे बहुत लोग जो है पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर एक जो पूल जो है वो क्रिएट होता है पैसे का, जिसको किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब टैक्सेस में भी क्या होता है कि जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वहाँ पर ये टैक्स कलेक्ट होता है, तो इसलिए उसके लिए हम किटी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टैक्स किटी विल एंड अप सरपास करना होता है किसी से आगे जाना, किसी से ज़्यादा आगे बढ़ना। तो जो ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो सरपास कर देगा बजट एस्टिमेट को। जो बजट पिछले साल पेश किया गया था, तो उसमें ये टारगेट था कि इस फाइनेंशियल ईयर में 17.2 लाख करोड़ का जो है वो कलेक्शन होगा नेट डायरेक्ट टैक्स में। लेकिन इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ये उस टारगेट्स के ज़्यादा होगा कलेक्शन बाय अबाउट अ लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ के अराउंड जो है वो ज़्यादा कलेक्शन हो सकता है टारगेट से, ठीक है। विद द फुल ईयर ग्रोथ सेटलिंग एट अराउंड 18%, और जो पूरे साल में जो ग्रोथ होगी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में वो अराउंड 18% ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अभी जनवरी के हिसाब से तो 19.4% ज़्यादा है लास्ट जनवरी से, पर कंप्लीट ईयर के लिए हो सकता है वो 18% हो। विद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनफ्लोज ऑल्सो लाइकली टू बीट द बजट मैथ and non-tax revenues boosted by generous dividend from the central bank, overall revenues are likely to go beyond budget hopes despite a relatively tepid intake from excise duties. तो यहाँ पर goods and services tax inflows, outflow जब पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, inflow जब पैसा आ रहा है, तो inflows यानी कि जो GST से जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो भी जो है बजट में जो कैलकुलेशन थी, जो एस्टिमेट था उससे ज़्यादा है, बीट करेगा उस एस्टिमेट को, उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, लाइकली टू बीट द बजट मैथ। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, अब टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं जिसमें डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ भी होते हैं। गवर्नमेंट ऐसे सोर्सेज से भी रेवेन्यू जनरेट करती है, अर्न करती है जो डायरेक्टली से टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में नहीं आते। जैसे उसमें से एक एग्जांपल है जो डिविडेंड आते हैं सेंट्रल बैंक से, यानी कि आरबीआई से। तो यहाँ पर बोस्टर्ड वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथन करना। तो जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो भी बढ़े हैं। वो क्यों बढ़े हैं? क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने गवर्नमेंट को एक जेनरस डिविडेंड दिया है। जेनरस होता है जो लार्ज क्वांटिटी में हो, ठीक है, बड़े अमाउंट में हो। तो काफ़ी ज़्यादा जो है जो डिविडेंड है वो आरबीआई ने गवर्नमेंट को दिया, तो गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी, एंड ऑल्सो जो नॉन टैक्स रेवेन्यू वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। ओवरऑल रेवेन्यूज आर लाइकली टू गो बियॉन्ड बजट होप्स
डिस्पाइट अ रिलेटिवली टेपेड इनटेक फ्रॉम एक्साइज ड्यूटीज़। तो जो एक्साइज ड्यूटीज़ से कलेक्शन हुआ है वो बहुत कम हुआ है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में रीड करो कि ओवरऑल जो रेवेन्यूज़ है वो बजट के जो एस्टिमेशन थी, जो होप्स थी, उससे ज़्यादा होगा, लेकिन डिस्पाइट जब हम यूज़ करते हैं तो फिर कंट्रास्टिंग या जो है हम कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो डिस्पाइट क्या, बावजूद किसके, और रिलेटिवली टेपेड इनटेक फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी से इतना कलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बाकी इन सब सोर्सेज से कलेक्शन ज़्यादा हुआ है। टेपेड होता है कि जैसे ल्यूक वार्म हम कहते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, ठीक है, वीक हो, तो वीक ग्रोथ हुई है एक्साइज ड्यूटीज से। विद इन डायरेक्ट टैक्सेस, corporate taxes have grown 12.4%, while personal income taxes have yielded 27.3% higher revenues, and this dichotomy may persist in coming years with the number of income tax returns filed this assessment year hitting record levels. तो यहाँ पर बात हो रही है कि डायरेक्ट टैक्सेस में ही कॉर्पोरेट टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उन पर लेवी किया जाता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स में 12.4% ग्रोथ हुई है, लेकिन जो पर्सनल इनकम टैक्स है उससे 27.3% ग्रोथ हुई है उसमें, ठीक है। और ये जो डाइकोटॉमी है, डाइकोटॉमी यानी कि दो चीज़ों के बीच में कंट्रास्ट या डिफरेंस को जब हम हाईलाइट करते हैं, फोकस करते हैं कि कैसे जो कॉर्पोरेट जो टैक्स है वहाँ से कलेक्शन है उससे कहीं ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है जो इनकम टैक्स है वहाँ पे। तो ये परसिस्ट करेगी आगे भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये वन ऑफ इवेंट है कि इसी क्वार्टर में या इसी ईयर में ऐसा हुआ, ये आगे भी कंटिन्यू होगा, परसिस्ट करना आगे भी रहेगा ऐसा ही आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड है वो बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए जा रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और इसी की वजह से जो इनकम टैक्स का कलेक्शन है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो दिसंबर 31 तक 8.2 करोड़ लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, ठीक है। सो द हेल्दी रेवेन्यू अपटिक। अच्छा, इस पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले तो यहाँ हमें क्या पता चला, एक क्रक्स ऐसे ही करना होगा जब भी आप रीड कर रहे हो। अगर एक पैराग्राफ कंप्लीट कर तो माइंड में एक समरी होनी चाहिए कि इस पैराग्राफ में था क्या, क्या ऑब्जेक्टिव था इस पैराग्राफ का। और ऐसे बैठ के सोचना नहीं है आपको रुकते हुए, रीड करते करते आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि मन में आपको एक या दो सेंटेंस में आपको पता चल जाएगा ओके इसमें क्या था कि टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक जगह नहीं हो रहा पर जनरली टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू वो भी इंक्रीज हो रहा है, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट जंप है। तो ये यहाँ पर जो है इस पैराग्राफ में कहा गया है, ठीक है। अब जो हेल्दी रेवेन्यू अपटिक है, अपटिक क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है। अचानक से जब ग्रोथ होती है किसी में हम कहते हैं अपटिक। सो द हेल्दी रेवेन्यू अपटिक एंड एप्रिशिएबल वाइटनिंग ऑफ द टैक्स फाइलिंग बेस ऑफर्स सम कंफर्ट फॉर द गवर्नमेंट्स फिस्कल कंसोलिडेशन होप्स गोइंग फॉरवर्ड। तो अब यहाँ पर एक एप्रिशिएबल होता है सिग्निफिकेंट, ठीक है, जो आप नोटिस करोगे। तो एक तो रेवेन्यू बढ़ा है और जो टैक्स फाइलिंग बेस है वो बढ़ा है, यानी कि जितने लोग जो है वो टैक्सेबल इनकम है जिनकी, ठीक है, जो लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं तो वो बेस भी बढ़ा है, ठीक है। तो ज़्यादा लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कि गवर्नमेंट जो है वो उनकी जो फिस्कल कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन होता है किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ बढ़ाना, मजबूत बनाना। तो अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको जो है गवर्नमेंट जो है मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और जब ऐसे में अगर ज़्यादा लोग टैक्स पे कर रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो इससे गवर्नमेंट का कंफर्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। होप्स गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, कि आने वाले टाइम में जो है गवर्नमेंट जो है कंफर्टेबली अपने फाइनेंसेस मैनेज कर पाएगी अमिड एप्रीहेंशंस दैट दिस ईयर्स डेफिसिट टारगेट ऑफ 5.9% ऑफ जीडीपी मे बी मिस्ड बाय स्मॉल मार्जिन। अब इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट बोरो करती है, हर देश की गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है पैसा, क्योंकि इतनी ये जो स्कीम्स हैं ये सब इतने सारे जो ऑपरेशंस हैं वो करने होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट बोरो करती है मनी। तो अब कितना जो अर्न किया गवर्नमेंट ने रेवेन्यू और कितना बोरो किया, अगर उससे ज़्यादा बोरो किया है अर्न करने से ज़्यादा, तो उसे हम कहते हैं कितना डेफिसिट है। तो गवर्नमेंट का टारगेट था कि 5.9% इस साल का डेफिसिट होगा, यानी कि बोरोइंग जो है वो इतनी ज़्यादा होगी गवर्नमेंट की इस ईयर। और इसको लेकर एप्रीहेंशंस थे, डाउट्स थे कि कहीं गवर्नमेंट इस जो टारगेट है इसको ब्रीच ना कर दे, यानी इससे ज़्यादा बोरो ना करे इस साल। ऐसा कब होगा, जब या तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ कम हो जाए या फिर बोरोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो अब ये एप्रीहेंशंस नहीं है, ठीक है, ऑफ जीडीपी मे बी मिस्ड बाय स्मॉल मार्जिन।
तो अब ये अप्रीहेंशंस भी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट अब कंफर्टेबल है अपने रेवेन्यूज़ को लेकर। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी अप्रीहेंशंस थी, डाउट्स थे कि कहीं ये जो टारगेट है थोड़ा मिस ना हो जाए 5.9% वाला, बट अब ऐसा नहीं लग रहा। Okay, so it also creates room for the center to undertake more reforms in taxation with a focus on simplifying it further for corporates and individuals. तो अब जब टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, ठीक है, टैक्स बेस भी वाइडन हो रहा है, ज़्यादा लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट के पास रूम है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि जो रिफॉर्म्स है, ठीक है, रिफॉर्म्स क्या होते हैं, किसी चीज़ बदलाव लाना, चेंजेस लाना, जिससे कि कोई सिस्टम और बेहतर हो जाए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसमें काम करना आसान हो जाए। तो अब क्योंकि टैक्स कलेक्शन बढ़ा है तो गवर्नमेंट के पास ये रूम है, ये अपॉर्चुनिटी है कि उसमें रिफॉर्म्स लाए जाए टैक्सेशन में। ठीक है, और किस पर फोकस होगा, सिंप्लीफाई किया जाए, जो टैक्सेस फाइल करने का प्रोसेस है उसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है, फर्दर फॉर कोऑपरेट्स के लिए भी और इंडिविजुअल्स के लिए भी, लोगों के लिए भी। For instance, the multiple withholding tax rates for firms that often lead to disputes can be minimized to a handful of lower rates, if not one. तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया कि कैसे कॉर्पोरेट्स के लिए जो है सिंप्लीफाई किया जा सकता है टैक्सेशन सिस्टम, कि जो एक विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स होते हैं, ठीक है, तो वो मल्टीपल बहुत सारे टैक्स रेट्स होते हैं, फिर उसको लेके डिस्प्यूट होता है कि कौन सा रेट एप्लीकेबल होना चाहिए था। तो ये जो विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स हैं फर्म्स के लिए, ठीक है, जिनकी वजह से डिस्प्यूट होता है, तो उनको कम से कम किया जा सकता है। अगर एक रेट पर नहीं एग्रीमेंट बनता तो एटलीस्ट जो ये मल्टीपल रेट्स हैं उनको कुछ रेट्स में जो है वो बदला जा सकता है। ठीक है, सो टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन एट सोर्स, जिसे हम TDS कहते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, TCS रेट्स, इंक्लूडिंग मच डिबेटेड लेवी टू ट्रैक ओवरसीज स्पेंड्स मे बी ब्रॉट डाउन अ फ्यू नॉचेस. The taxman can continue to derive intelligence from them irrespective of the rates. तो यहाँ पर है कि बहुत सारे अलग अलग जो है केसेस में क्या होता है कि जैसे बैंक्स होते हैं या आपके एम्प्लॉयर होते हैं, तो उन्हें टैक्स जो है वो सोर्स पे ही डिडक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम इसके डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें था कि एक जो लेवी था, लेवी होता है कि कोई टैक्स जब आप लगाते हो किसी चीज़ पे, उसको कहते हैं लेवी करना। ठीक है, तो या टैक्स को लेवी जो है वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, एक नाउन की तरह भी यूज़ होता है। तो ये लेवी का मतलब क्या है यहाँ पर, टैक्स। तो मच डिबेटेड टैक्स टू ट्रैक ओवरसीज स्पेंड्स, ओवरसीज होता है जो फॉरेन में आप खर्चा करते हो, तो उनको ट्रैक किया जाता है। ठीक है, एंड उस पर भी टैक्स लगता है। ठीक है, तो इसको लेकर काफ़ी डिबेट होती है, तो इसीलिए अब इसमें सजेस्ट किया जा रहा है, ऑथर का क्या व्यू है ये आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट का क्या व्यू है, ऑथर का क्या व्यू है। तो ऑथर के अकॉर्डिंग इसको कम किया जा सकता है, जो टैक्स है इसको कम किया जा सकता है बाय अ फ्यू नॉचेस। नॉच क्या होता है, आप कोई स्केल देखते हो उसमें मार्क्स होते हैं, ठीक है, मार्किंग होती है, तो उसको नॉच भी हम कह सकते हैं। ठीक है, बाय अ फ्यू नॉचेस मतलब कुछ लेवल से इंक्रीज करना, तो इंक्रीज बाय अ फ्यू नॉचेस, डिक्रीज बाय अ फ्यू नॉचेस, तो कुछ अमाउंट बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि टैक्स रेट्स है वो थोड़े कम किए जा सकते हैं ओवरसीज स्पेंड्स पे। ठीक है, और इससे क्या होगा, द टैक्स मैन कैन कॉन्टिन्यू टू डेराइव इंटेलिजेंस फ्रॉम देम, कि टैक्स का रेट कम हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट जो है वो इन सब सोर्सेज से जो है इंफॉर्मेशन रखने की कितना स्पेंड कौन कर रहा है, ताकि जो है इनकम टैक्स जो है वो जो है उनसे चार्ज किया जा सके। ठीक है, तो लेकिन अगर ये जो टैक्स यहाँ पर लेवी किया जा रहा है, इसकी अगर रेट्स कम कर दी जाती है, फिर भी जो टैक्स मैन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो जो है वहाँ से इंटेलिजेंस जो है वो गेन कर सकता है, भले ही रेट्स कम हो जाए। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ रेट्स मतलब चाहे रेट्स कम भी हों तब भी वो वहाँ से इंटेलिजेंस जो है वो जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो द न्यू एग्जेम्पशन लेस पर्सनल इनकम टैक्स रिजीम विद लोअर रेट्स एंड पेपर वर्क इज गेनिंग ट्रैक्शन। ठीक है, तो अभी तक यहाँ से आगे जाने से पहले हम ये देखते हैं सो फार यहाँ पर क्या मेंशन था। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो कि गवर्नमेंट जो है फिस्कल डेफिसिट टारगेट को है वो मीट कर लेंगे। ठीक है, रिफॉर्म्स की बात हुई है, और फिर उसके कुछ एग्जांपल दिए थे, एक विदहोल्डिंग टैक्स का दिया था और एक TDS का एग्जांपल दिया था। ठीक है, और एक था ओवरसीज स्पेंड को टैक्स किया जाता है। तो ये बस ये कीवर्ड ध्यान में रखने होते हैं कि इनकी बात हुई थी। ओके, तो अब उसके बाद है द न्यू एग्जेम्पशन लेस पर्सनल इनकम टैक्स, तो एक नया टैक्स रजीम है जो एप्लीकेबल है फिलहाल, और वो क्या हो रहा है उसमें, वो ट्रैक्शन गेन कर रहा है। इसका मतलब होता है कि वो अब पॉपुलर हो रहा है।
तो जब हम कार की बात करते हैं तो ट्रैक्शन क्या होता है कि जो पकड़ होती है कार की, कि ज़्यादा ट्रैक्शन होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो चल पाती है। तो वहाँ यहाँ पर हम कह रहे हैं कि गेनिंग ट्रैक्शन मतलब पॉपुलर हो रहा है, तो लोग नए जो ये एग्जाम्पशन लेस रेजीम है उसको प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन येट तो कंट्रास्टिंग कुछ स्टेटमेंट होगा, द गवर्नमेंट कैन मर्ल सम मैकेनिज्म्स टू नज पीपल इनटू बेटर लाइफ चॉइसेस अलाइंड विद पब्लिक पॉलिसी गोल्स that can also deepen financial markets and strengthen macro fundamentals, encouraging retirement savings and health insurance for instance। अब यहाँ पर क्या मीनिंग है, तो जो ओल्ड रजीम था उसके अंदर अगर आप कुछ सेविंग्स करते थे स्पेसिफिक टाइप के, ठीक है, जैसे कि अब चाहे वो इंश्योरेंस है, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप के डिपॉजिट्स हैं, तो उस पर आप गवर्नमेंट जो है आपको छूट देती थी इनकम टैक्स में। लेकिन जो नया जो रजीम है उसमें आपको ऐसे कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलती, आप जैसे चाहें उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सजेस्ट क्या किया जा रहा है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टू मल मीन्स टू थिंक अबाउट समथिंग, सोचना किसी चीज़ के बारे में गहराई से, टू मल सम मैकेनिज्म टू नज पीपल इनटू बेटर लाइफ चॉइसेस। कि अब लोगों पहले तो क्या था, लोग टैक्स बचाने के लिए जो है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अब शायद वो फिर कम होगा क्योंकि अब उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रजीम में। तो यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट को कोई और मैकेनिज्म बनाना चाहिए, कोई और तरीका जिससे लोगों को नज किया जा सके, पुश किया जा सके, एनकरेज किया जा सके कि वो बेटर लाइफ चॉइसेस ले, जैसे कि यहाँ पर रिटायरमेंट के लिए सेव करें लोग, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस ले, तो ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट करें, उसके लिए इनकरेज किया जाना चाहिए किसी और वे में, ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। और ऐसे चीज़ों के लिए इनकरेज करना चाहिए जिससे फाइनेंशियल मार्केट जो है वो स्ट्रेंथन हो, लोग फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करें, या फिर जो कंट्री के मैक्रो फंडामेंटल्स हैं, जो मैक्रो लेवल पे जो हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो इम्प्रूव हो। ओके, सो the 18% GST levy on health insurance must also be reconsidered, even as a broader rationalization of GST rates is awaited, as it entails significant costs for lower and middle income households who face a real risk of slipping into poverty in the aftermath of a healthcare crisis for a single member। तो यहाँ पर क्लियरली ऑथर इसके अगेंस्ट है, या कहीं कि इस 18% GST लेवी के अगेंस्ट है, ठीक है। वो चाहते हैं कि इसको लोअर किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% GST लगता है, लेकिन इसे रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि जो मिडिल इनकम एंड लोअर मिडिल इनकम जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े रिस्क पर रहते हैं, ठीक है, कि अगर कोई भी हेल्थ केयर क्राइसिस होता है उसके बाद वाला टाइम, आफ्टर मैथ होता है, कोई क्राइसिस, कोई जो है बहुत अनप्लेजेंट कोई इवेंट हो जाता है, ठीक है, कोई डिज़ास्टर हो जाता है, उसके बाद का टाइम, तो उसमें वो काफ़ी वो फाइनेंशियल रिस्क पर रहते हैं। तो इसलिए उन्हें इनकरेज करने के लिए GST पर रेट जो है वो कम किया जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया इवन एज अ ब्रॉडर रैशनलाइजेशन ऑफ GST रेट्स इज अवेटेड, कि भले ही अभी उसको पूरे GST सिस्टम को रैशनलाइज करना, यानी कि अभी पहले कहा गया था कि बहुत लिमिटेड कुछ ही रेट्स होंगे, टैक्सेशन रेट्स, लेकिन हम जैसे जानते हैं कि मल्टीपल टैक्स रेट्स हैं 0% से लेकर 28% तक, ठीक है। तो उसका रैशनलाइजेशन होना, यानी कि उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन वो पूरा सिस्टम तैयार होने से पहले ही यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि इस परसेंटेज, ये जो चार्ज किया जा रहा है इसे कम किया जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एंटेल वर्ड का मतलब होता है इंक्लूड्स, ठीक है। तो जो ये यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो ये इट एंटेल्स सिग्निफिकेंट कॉस्ट, 18% जो GST है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है लोअर एंड मिडिल इनकम फैमिलीज़ के लिए, ठीक है। सो Finance Minister Nirmala Sitharaman has signaled the interim budget 2024-25 will have no spectacular moves। interim budget होता है कि जैसे अब फुल ईयर बजट होता है जो है अप्रैल से एप्लीकेबल होता है, फरवरी में आता है, अप्रैल से एप्लीकेबल होता है नेक्स्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। लेकिन जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो अभी जो बजट आएगा फरवरी में, तो वो फरवरी से लेके तब तक के लिए एप्लीकेबल होगा जब तक नई गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं हो जाती, ठीक है। तो इसलिए उसको कहा जाता है इंटरिम बजट। तो जो इंटरिम बजट आएगा, इंटरिम वर्ड का मतलब ही होता है जो कि कुछ टाइम के लिए ही एप्लीकेबल है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, ठीक है। तो ये जो इंटरिम बजट आएगा 24-25 अभी फरवरी में आएगा, तो उसमें कोई ऐसे स्पेक्टेकुलर कोई स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, कुछ बहुत नया, कुछ डिफरेंट, कुछ रेडिकल नहीं लिया जाएगा स्टेप, ठीक है। तो सो अ रिपीट ऑफ द 2019 प्री इलेक्शन एक्सरसाइज दैट रीजिग्ड इनकम टैक्स स्लैब्स मे बी अनलाइकली। तो चांसेस कम है कि इनकम टैक्स स्लैब्स को
रीजिग किया जाएगा। रीजिग वर्ड का मतलब हमें पता होना चाहिए, मतलब कि आप जो है रीअरेंज कर दो किसी चीज़ को, आपको हो गया रीजिग कर दिया। जैसे आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आप रीजिग करते हो, आप कुछ लोगों को इधर शिफ्ट करते हो, कुछ लोगों को उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हो, तो वो एक रीजिग कहा जाएगा, रीअरेंजमेंट कहा जाएगा। तो उस टाइम पर काफ़ी जो है इनकम टैक्स स्लैब्स को चेंज किया गया था, उनमें बदलाव आए थे, लेकिन इस बार ये इसके चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। बट द रेवेन्यू बॉयंसी मस्ट enthuse पॉलिसी मेकर्स टू कीप मोर रिफॉर्म ऑप्शंस ऑन द टेबल फॉर द न्यू गवर्नमेंट टू कंसिडर। तो यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो है इनकम टैक्स स्लैब्स में चेंजेस नहीं आने के चांसेस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चेंजेस लाना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये कहा गया है कि रेवेन्यू बॉयंसी होता है उछाल कह सकते हैं हम, ठीक है, कि कैसे जो इंक्रीज़ है रेवेन्यू में, जो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इट मस्ट एंथ्यूज पॉलिसी मेकर्स, एंथ्यूज है एनकरेज, ठीक है, तो उन पॉलिसी मेकर्स को एनकरेजमेंट मिलना चाहिए कि वो और ज़्यादा रिफॉर्म्स की जो है वो कोशिश करें, और ज़्यादा चेंजेस और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स लाने की कोशिश करें जो भी हमारे ये सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो कि जो भी नई गवर्नमेंट इलेक्ट होती है तो वो इसको कंसिडर करें और फिर ये प्रोसेस आगे चलती रहे, ठीक है। तो ये एडिटोरियल था द हिंदू से हमने देखा, ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी देखे और समझने की कोशिश की कि ऑथर का क्या व्यू है किस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो अब यहाँ से इस टाइप के अगर आपको पैसेज मिलता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो ये हेल्थ इंश्योरेंस पर जो टैक्स है उसको लेकर ऑथर का क्या व्यू है, ठीक है। यहाँ पर है कि जो ये न्यू जो यहाँ पर ये लिखा है कि इनकम टैक्स रजीम है, ठीक है, एग्जेम्पशन लेस है, तो यहाँ पर ऑथर क्या सजेस्ट कर रहे हैं, तो ये कि गवर्नमेंट को लोगों को इनकरेज करना चाहिए कुछ इस टाइप के स्टेप्स से कि वो जो है जो कि हमारे वो ऐसी लाइफ चॉइसेस दें जो कि हमारे पब्लिक पॉलिसी गोल्स, जो नेशनल गोल्स हैं, उससे भी मिले, जैसे कि लोग रिटायरमेंट सेविंग्स में इन्वेस्ट करें, हेल्थ इंश्योरेंस लें, ये सब, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है जब भी हम रीड करते हैं। चलो, तो मल एक वर्ड था दैट मीन्स टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, और इन ऑप्शंस में से रिफ्लेक्ट है जिसका सिमिलर मीनिंग होता है, तो सी इसका आंसर होगा। रिफ्लेक्ट भी क्या होता है? कंटेम्पलेट करना, रिफ्लेक्ट करना, उसका मतलब ये होता है गहराई से सोचना किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। अब रिपील होता है किसी एक्ट को जो है वो ख़त्म कर देना, एक्ट मतलब किसी कानून को ख़त्म कर देना, तो रिपील होता है। म्यूज़ होता है कोई इंस्पिरेशन, ठीक है। एंड एज्यूम होता है, अब एज्यूम होता है कि अपने आप सपोज या अपने आप मान लेना किसी चीज़ को। एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो दोनों मीनिंग होते हैं, पर ये कहीं भी सिमिलर नहीं है मल से। एंड स्पर होता है कि एनकरेज करना किसी चीज़ की डेवलपमेंट को, तेज़ी ले आना किसी चीज़ में, किसी प्रोसेस में, ठीक है। तो लेकिन वो भी सिमिलर नहीं है, तो आंसर होगा सी, ओके। तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सेशन जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। इस तरह के एडिटोरियल्स रीड करने में आपको हेल्प मिलेगी, एंड आप डेली फॉलो कीजिए। हम हर डिफरेंट टाइप के एडिटोरियल्स जो है वो रीड करने की कोशिश करते हैं, उन पर फोकस करते हैं, ताकि आपको भी एक वैरायटी ऑफ कंटेंट की जो है वो एक हैबिट रहे रीड करने की। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशन। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।